हेलो गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर फर्स्ट। जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है वो क्या है? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। आज हम जानेंगे कि फसल का उत्पाद कैसे होता है और उसका रखरखाव कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं, ग्रीष्म अवकाश में पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान है। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? अब हम जानेंगे कि जो जंतु है उनके भोजन का स्रोत क्या है। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? हम जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन और उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम सभी भोजन की आवश्यकता होती है, हम सभी को क्या होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं, आज इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। कृषि पद्धतियाँ। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। काल अंतर में खेती कर चावल, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहली है जो हमारी खरीफ की फसल, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु में सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ की फसलें हैं। अब सेकेंड है हमारा रबी की फसल। शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली सभी फसलें रबी की फसलें कहलाती है। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी की फसल के कुछ उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। आधारित फसल पद्धतियां। अब हम जानेंगे आधारित फसल पद्धतियां कौन कौन सी है। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है? धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामूहिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां जो आगे दिए गए हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं, मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। मिट्टी तैयार करना, सबसे पहले क्या होता है? मिट्टी तैयार करते हैं। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना, इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र है, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा हुमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है?
आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं या पोषक पौधों और अवशोषित किए जाते हैं। जो पौधे हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, इसको अवशोषित किया जाता है। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है, इसे उलटने पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना और पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। अब हम देखेंगे कृषि औजार। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भूरा भूरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार है। हल। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरसने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शेफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरे पर जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। कुदाली यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसका एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और प्लेट, मुड़ी प्लेट, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्या दिखाई दे रहा है हमको? हल दिखाई दे रहा है लकड़ी का। यहाँ पर ये जोत है, यहाँ पर ये फाल है और ये क्या दिखाई दे रहा है? हल शेफ्ट है हमारा। अब देखते हैं हम मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर ये देख सकते हैं क्या है? कुदाली है, यहाँ पर पकड़, ये हैंडल और ये जोत, यहाँ पर ये मुड़ी प्लेट और ये क्या है? छड़ है। कल्टीवेटर की बात करते हैं। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत हो जाती है। मतलब ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और क्या होता है? हमारा समय भी बच जाता है। किसकी सहायता से? कल्टीवेटर को ट्रैक्टर द्वारा चलाते हुए। ये हमारा क्या है? कल्टीवेटर दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। बीजों का चयन। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। क्रियाकलाप 1.1। एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के या भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण वे हल्के होते हैं, अतः जल के ऊपर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। अब हम देखते हैं परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2-3 नुकीले सिरों वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को फेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं बीजों को बोने का पारंपरिक तरीका। अब देखते हैं हम, ये क्या हमारी सीड ड्रिल है। ये सीड ड्रिल है।
आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग भी होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई पर बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों ही बचत होती है। मेरे विद्यालय के समय की एक पौधशाला नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने के बाद उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वनी पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं पौधों को अत्यधिक घने एवं होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो हमारे बीज हम जहाँ बोते हैं उनमें क्या होना चाहिए? दूरी होना चाहिए। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल मात्रा प्राप्त होती है। आदि घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर पर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद और उर्वरक कहते हैं। मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है या पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता होगा। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं या प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे में जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले मैदान में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। क्रियाकलाप 1.2 मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोदित छांट लीजिए। आप 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए। इन पर ABC का निशान लगाइए। गिलास A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास B में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास C में कुछ मिट्टी लीजिए, बिना कुछ मिलाइए। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, प्रयोग की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग गिलासों में मिट्टी डालकर खाद एवं उर्वरक के साथ पौधों की वृद्धि। अब हम जानेंगे खाद और वृद्धि के साथ पौधों में कैसी वृद्धि होती है खाद और उर्वरक के साथ में। क्या तीनों गिलासों में पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास में पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों में समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इनके उपयोग में किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण
करते हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। उर्वरक और खाद। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक खाद उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होता है। खाद से मिट्टी को हुमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होता है। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। अब हम देखते हैं उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर बताइए। खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका उपयोग मुख्य कारण है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी की भूरी भूरी एवं समृद्ध हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों है? क्या आप मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? जो हमारी जल वाष्पन होता है क्या उससे होता है? या इस वर्ष पानी देते समय अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। सिंचाई के स्रोत। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमको ये क्या दिखाई दे रहा है? मोट दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं चेन पंप और ये ढेकली, और यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है हमको? रहट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम अलग अलग स्रोत को देख सकते हैं। देखो यहाँ पर सिंचाई के पारंपरिक तरीके कुओं, झीलों और नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः ये सस्ते एवं परंतु यह कम दक्ष है। विभिन्न पारंपरिक तरीके। सबसे पहले मोट और घिरनी, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है। चेन पंप हमने देख लिया है, ढेकली, रहट, उत्तोलक तंत्र, अब हमने इन सभी को देख लिया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियां। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियां निम्न है। छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग करके असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्वाधर पाइपों, नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों इस प्रकार होता है जैसे कि वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती एवं अन्य कई सारी फसलों के अत्यंत उपयोगी हैं। ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा क्या है? छिड़काव तंत्र हमको दिखाया गया है। और यहाँ पर ये क्या हमारा डीप तंत्र दिखाया गया है। ये क्या है? पौधों की जड़ों तक पानी पहुँचाता है। अब खरपतवार से सुरक्षा। बूझो और पहेली के निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत की फसल के कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी अगर गेहूं की फसल है लेकिन उसके पास और कहीं भी अन्य तरीके के पौधे उग जाते हैं।
क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की संप्रदा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाते हैं। फसल उगाने से पहले जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है या कहादी, खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे कि खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं खरपतवार का नाशी का क्या हो रहा है, यहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है। खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्तियों पर भी पड़ता है। जैसे पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पण के एवं बीज बनने इसके पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। अब हम देखते हैं कटाई। फसल की कटाई का एक महत्वपूर्ण कार्य, जो फसल की हम कटाई करते हैं वो क्या एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाती है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल के बीजों, दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दोनों को फटक, यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, क्या है हमारा कंबाइन मशीन है। हम यहाँ पर देख सकते हैं इसको। जो छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं, फटक कर विनोइंग अलग करते हैं। आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं जिन्हें किसान जला देते हैं। पहले इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है। वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी हो सकता है। विनोइंग फटकने वाली मशीन, ये एक फटकने वाली मशीन है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कटाई पर्व। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैशाखी, होली, दिवाली, नवान्या एवं बिहू जैसे जुड़े हुए हैं। भंडारण। अब हम देखते हैं भंडारण क्या होता है। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों, बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए उपयोगी हो जाते। अतः भंडारण से पहले दानों, बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु और कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरे, धातु के बड़े पात्र, बीन्स में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है जिससे उनको, यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या हमारा अनाज भंडारण है तो साइलो, और यहाँ पर हम देख सकते हैं भंडारण गृहों में बोरों और अनाजों का भंडारण।
जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे और कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। नीम की सूखी पत्तियाँ घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार किए जाते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं जंतुओं से भोजन, खाद्य पदार्थ, दूध, गाय, भैंस, बकरी और ऊँटनी से। और आप ऐसे और भी यहाँ पर खाद्य पदार्थों के बारे में लिख सकते हैं और उनके स्रोत के बारे में बता सकते हैं। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग वहाँ पर फिश का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा है कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी सभी प्रकार के घरों में अथवा फार्म पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास, देखभाल की आवश्यकता होती है। यह बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। जहाँ पशुओं का पालन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम पशुपालन कहते हैं। फिश स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें फिश से कॉड, लीवर से तेल मिलता है जिससे विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख शब्द। कृषि पद्धतियाँ, पशुपालन, फसल, उर्वरक, भंडारगृह, कटाई, सिंचाई, खरीफ, खाद और हल, रबी, बीज, साइलो, बुआई, भंडारण, थ्रेसिंग, खरपतवारनाशी और फटकना। अब हम देखते हैं हमने क्या सीखा। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्राप्त करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, रबी और खरीफ की फसल। जुताई करके मिट्टी को तैयार करना, उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीज उचित दूरी पर रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद उर्वरक के उपयोग से किया जा सकता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। उचित समय एवं अंतराल फसल को जल देना उचित समय एवं अंतराल पर फसलों को जल देना सिंचाई कहलाता है। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिसे खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों या मशीन से काटना। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। बीजों को, पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।